बॉलीवुड में एक कत्ल का बड़ा सच। मुंबई में हुआ था बड़ा शूट आउट। मौत देने से पहले कातिल ने मांगी थी 10 करोड़ की फिरौती। फिर हो गया गेम। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद। माया नगरी मुंबई, जहां कहा जाता है कि कभी रात नहीं होती, जहां सपनों का माया जाल होता है। सिनेमाई पर्दे के लिए यहाँ मशक्कत होती है और कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ मुंबई अंडरवर्ल्ड का भी दबदबा होता है। आज से करीब 29 साल पहले इसी मुंबई में एक उस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पूरा देश चौंक गया था, क्योंकि यहाँ कातिलों ने एक उस नामी शख्स पर अपने हथियारों से 16 गोलियां दागी थी, जिसने अंडरवर्ल्ड के लोगों को 10 करोड़ की फिरौती देने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसे मिली तो मौत। कहा जाता है कि पिछले काफी वक्त से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पर अंडरवर्ल्ड के लोगों का खौफ है, और अगर उनका कहना न माना जाए तो फिर खबरें ये भी आती है कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, खामियाजा उठाना पड़ता है। तो चलिए आज के केस डायरी में बात करते हैं आज से 16 साल पहले हुई कत्ल की एक उस वारदात की, जिसमें म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई थी। मंदिर से पूजा करके लौटते वक्त उन पर 16 गोलियां दागी गई और फिर उन्हें हमेशा के लिए शांत कर दिया गया। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, और कत्ल की उस वारदात को अंजाम देने वाले कौन थे, और कातिलों के पास हथियार आखिर कहां से पहुंचे थे। केस डायरी में आज कुछ इन्हीं मुद्दों को खंगाला जाएगा। कहा जाता है कि 1997 में जब गुलशन कुमार अपनी पीक पर थे और दूसरी म्यूजिक कंपनियों को पीछे धकेलते हुए टी सीरीज करीब 65% मार्केट पर कब्जा कर चुकी थी, और हर बड़ी फिल्म के म्यूजिक राइट्स भी टी सीरीज के पास थे, उसी साल गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई। ये वो दौर था जब अंडरवर्ल्ड और फिल्म इंडस्ट्री का रिश्ता जग जाहिर था। रियल एस्टेट कारोबार चरमरा चुका था, जिसके बाद फिल्म इंडस्ट्री के लोग अंडरवर्ल्ड के निशाने पर थे। अब वो थी 12 अगस्त 1997 की तारीख। वक्त था 10:10 का। जीत नगर में बने शिव मंदिर में पूजा के लिए गुलशन कुमार पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं था कि कुछ लोग उनके इंतजार में वहां पहले से मौजूद थे। कुछ कदम चलते ही कुमार को अपनी कनपटी पर एक रिवॉल्वर महसूस होती है। कुमार देखते हैं नीली जींस पहने लंबे बाल वाला एक शख्स खड़ा था। कुमार कहते हैं, ये क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ से जवाब आता है, बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जाकर करना। और फिर एक गोली चलती है और कुमार के माथे को छूकर निकल जाती है। वो जमीन पर गिर जाते हैं। पूजा का सारा सामान भी बिखर जाता है। कुमार भागने की कोशिश करते हैं। वो पास में मौजूद एक घर में मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन उस घर में मौजूद महिला दरवाजा बंद कर लेती है। कुमार एक और दरवाजा खटखटाते हैं और वहां से भी कोई मदद उन्हें नहीं मिलती। उनका ड्राइवर रूपलाल सूरज कलश उठाकर हमलावरों की ओर फेंकता है। रूपलाल के दोनों पैरों में गोली लगती है और वो भी वहीं गिर जाता है। इसके बाद हमलावर गुलशन कुमार के पास पहुंचते हैं। दो लोग कुमार पर गोली चलाते हैं। कुल 16 गोलियां उनकी पीठ और गर्दन पर लगती है, जिसके बाद गुलशन की जिंदगी हमेशा के लिए मुरझा जाती है। कुल 2 मिनट में सारा खेल खत्म हो जाता है। तीनों हमलावर पास खड़ी एक टैक्सी के ड्राइवर को बाहर खींचकर निकालते हैं और टैक्सी लेकर फरार हो जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक गुलशन कुमार के कत्ल की कहानी शुरू होती है 7 जून 1994 से। जावेद रियाज सिद्दीकी नाम के एक फिल्म प्रोड्यूसर हुआ करते थे। सिद्दीकी एक फिल्म बना रहे थे और इस फिल्म में अदाकारा थी जेबा अख्तर। जेबा एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी और कथित तौर पर उन्हें दाऊद इब्राहिम के कहने पर फिल्म में लिया गया था। लेकिन जेबा को साइन करने के कुछ ही दिनों में सिद्दीकी ने उन्हें हटाने का फैसला कर लिया। ये बात दाऊद को नागवार गुजरी
और 7 जून 1994 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि इस हत्या के बाद ही गुलशन कुमार को भी अंडरवर्ल्ड से कॉल आने शुरू हो गए थे और इसी के चलते यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने उन्हें एक बॉडीगार्ड भी मुहैया कराया था। बताया जाता है कि मुंबई में 1994 से 1997 के बीच कई फिल्म प्रोड्यूसरों को धमकियां मिली। इनमें सुभाष घई और राजीव राय का नाम भी शामिल था। इसके बाद 5 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार के पास एक फोन कॉल पहुंचता है। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की आवाज थी, वैष्णो देवी में रोज लंगर खिलाते हैं, कुछ हमें भी खिलाओ। इसके बाद सलेम ने 10 खोखे यानी 10 करोड़ रुपए की मांग कर डाली। इसके बाद 9 अगस्त को एक बार दोबारा अबू सलेम का कॉल आता है और कहा जाता है कि इस कॉल में दोबारा पैसों की मांग दोहराई गई। सलेम ने कहा कि तुम अंडरवर्ल्ड को हल्के में ले रहे हो और खास बात यह थी कि सलेम ने इसमें मुंबई पुलिस का जिक्र भी किया। उसने कहा कि तुम अभी तक पुलिस के पास नहीं गए, मतलब तुम हमें सीरियसली नहीं ले रहे, आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और यह कहकर सलेम ने फोन काट दिया। बहरहाल गुलशन कुमार की हत्या के बाद तमाम गिरफ्तारियां हुई और अंडरवर्ल्ड का दबदबा इंडस्ट्री पर खत्म होने लगा, या यूं कहें कि कम होने लगा। इसमें अबू सलीम, नदीम सैफी के साथ साथ एक और नाम था जो चौंकाने वाला था, और वो नाम था टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तोरानी का। पुलिस ने दावा किया था कि नदीम के साथ साथ रमेश तोरानी ने गुलशन कुमार की 25 लाख की सुपारी दी थी। 2002 में इस केस में पहला फैसला आया। पुलिस ने दाऊद मर्चेंट को उम्र कैद की सजा सुनाई, बाकी लोगों को रिहा कर दिया गया। पुलिस रमेश तोरानी के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई और इसलिए अदालत ने उन्हें बेगुनाह मान लिया। नदीम सैफी तब तक मुंबई छोड़कर लंदन चला गया था। सरकार की तरफ से उसके प्रत्यर्पण की कोशिश भी की गई, लेकिन ब्रिटिश अदालत ने उसके खिलाफ पेश किए गए साक्ष्यों को अपर्याप्त मानते हुए प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया। बाद में नदीम ने ब्रिटिश नागरिकता ले ली और कभी हिंदुस्तान नहीं लौटा। जहां तक अबू सलेम की बात है, उसे 2005 में पुर्तगाल से भारत लाया गया, लेकिन उस पर कभी गुलशन कुमार हत्या का केस नहीं चला और इसका कारण था पुर्तगाल और भारत के बीच हुई समझौते की शर्तें। दरअसल इस समझौते के मुताबिक अबू सलीम पर सिर्फ वही केस चल सकते थे जिन पर सहमति बनी और इस लिस्ट में गुलशन कुमार हत्या का केस नहीं था। इसलिए 2005 के बाद केस की सुनवाई के दौरान अबू सलीम को एब्सेंट माना गया, जबकि वो कुछ दूर आर्थर रोड जेल में ही बंद था। इस केस में आखिरी फैसला 2021 में आया था। तब अदालत ने अब्दुल राउफ उर्फ दाऊद मर्चेंट और उसके बाद अब्दुल राशिद को उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा था कि नदीम सैफी और अबू सलीम के कहने पर हत्या को अंजाम दिया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते अबू सलीम पर केस चल नहीं पाया और नदीम सैफी आज तक भारत नहीं लौटा। वहीं सबसे अहम बात यह भी कि अबू सलीम ने गुलशन कुमार से 10 करोड़ रुपए मांगे थे, जो 1997 यानी 1997 में काफी बड़ी रकम थी, शायद फिरौती की सबसे बड़ी रकम। अब चर्चा तो ये भी थी कि गुलशन कुमार ने एक बार ये रकम दे दी और अगली बार मना कर दिया। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि गुलशन कुमार ने पहली ही बार में इनकार कर दिया कि कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे। खैर, कारण जो भी था, अबू सलीम को ये बात चुभ गई और उसने गुलशन कुमार का उदाहरण देके सबको अपना डर दिखाने की कोशिश कर दी। कहा जाता है कि अबू सलीम का नेटवर्क काफी मजबूत था और उसने पुलिस से बचने के लिए शूटर्स को बुलाने का एक अलग तरीका इजाद किया था। वो अपने पैतृक गांव आजमगढ़ से 2-3 ऐसे लड़कों को बुलाता था जिनका कोई पिछला पुलिस रिकॉर्ड ना हो। उन्हें सुबह के आने की टिकट दी जाती थी और काम करके तुरंत शाम को टिकट से दोबारा लौटा दिया जाता था और काम खत्म होने तक पुलिस के मुखबिर भी अनजान रहते थे कि आखिर शूटर कौन था। बहरहाल गुलशन कुमार हत्याकांड को एक अरसा गुजर चुका है
लेकिन उनकी धरोहर आज भी हिंदुस्तान में चर्चित है। वहीं कहा यह भी जाता है कि सपनों की नगरी माया नगरी मुंबई में अंडरवर्ल्ड के लोगों की धमक तो आज भी कायम है। तो आज के केस डायरी में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत। नमस्कार।